आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा और आप बीच में आप क्वेश्चंस लिख देना, जो भी क्वेरीज हो आप यू कैन राइट मैसेज बॉक्स में लिख देना, इसके बाद मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कंपेटिटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, यहां पर आपको मैं कराने जा रहा हूं कंपेटिटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। द कंपेटिटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी प्रोफेसर रिकार्डो की थी। रिकार्डो ने एडम स्मिथ की थ्योरी को, प्रोफेसर एडम स्मिथ की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। आपको ये पता है कि जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी उसमें क्या बताया गया था कि एक कंट्री जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज में आपको मैंने ये पढ़ाया था कि एक कंट्री उस गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी जो उसे बनाने में चीप पड़ता है और उस गुड्स को इंपोर्ट करेगी जो उसे बनाने में कॉस्टली पड़ता है। फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते थे कि एक कंट्री, यानी कि दोनों कंट्री के पास लेबर ही थी, दोनों कंट्री के पास टेक्नोलॉजी कॉस्ट थी, दोनों कंट्री टू गुड्स बनाती थी, लेकिन फाइनली एक एक गुड्स को ही स्पेशलाइजेशन करेंगे। तो लास्ट क्लास की थ्योरी आप यूट्यूब पे देख लेना और आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव कॉस्ट एडवांटेज की। अब कंपेटिटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी भी एजम्पशंस आपको समझना पड़ेगा। आपको एजम्पशन समझ में आ जाएगी, देन आपको इस थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद एजम्पशंस। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करते जाना। कंपेटिटिव कॉस्ट एडवांटेज, ध्यान समझना, हमने क्या बोला आपको, कंपैरेटिव। आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसके साथ, टू कंट्री के साथ। जिस कंट्री की कॉस्ट कम आएगी कंपेरेटिव रूप से दूसरी कंट्री के कंपेयर में, उसको वो बनाएगा। अब ये कैसे कास्ट को कंपेयर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम कास्ट को कंपेयर करेंगे कि हमारी कंट्री की कंपेरेटिव कॉस्ट अदर कंट्री की कंपेरेटिव कॉस्ट से कम है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का तरीका बताना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले आपको एजम्पशन समझ लीजिए। जो मेरी पहली एजम्पशन थे, रिकार्डो ने पहली एजम्पशन दिया, सो प्लीज नोट डाउन करते जाना। देयर आर टू नेशंस एंड टू कम्युनिटी, और टू नेशंस है, टू नेशंस यानी कि दो कंट्री है, एंड टू कम्युनिटी, ठीक है। यानी कि दो नेशंस, आप कौन सा लेना चाहेंगे, जिसको लेना ले लीजिए। दो नेशंस मैं यहां पर ले रहा हूं, एक इंडिया और दूसरा नेशंस मैं ले रहा हूं, या ऐसा करते हैं इंग्लैंड लेते हैं और इंडिया लेते हैं। देयर आर टू नेशंस, वन इज इंडिया, एक लेते हैं इंग्लैंड, और एक यक्स गुड्स लेते हैं, एक वाई गुड्स। ध्यान समझना, यक्स गुड्स लेते हैं और वाई गुड्स लेते हैं। यक्स गुड्स को आप क्या बोलेंगे, यक्स गुड्स को आप वाइन मान लीजिए और वाई गुड्स को आप क्लॉथ मान लीजिए। तो पहली एजम्पशंस ये है हमारी कि देयर आर टू नेशंस एंड टू कंट्रीज, और सॉरी टू नेशंस एंड टू गुड्स। टू नेशन मीन्स इंग्लैंड और इंडिया, देयर टू नेशंस, जिसे हमने ए कंट्री और बी कंट्री माना है, ठीक है। और एक्स वाई, जिसे हमने वाइन और क्लॉथ माना है, टू गुड्स एज्यूम कर लिया है। क्लियर। इसके बाद लिखो दूसरा एजम्पशन, लिखिए आप, प्लीज नोट डाउन करते जाना। लेबर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लेबर ही ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो लिखेंगे
लेबर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, लेबर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज नोट डाउन करिए। हर बात करते हैं, प्लीज नोट डाउन करिए। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और एक चीज बताना चाहता हूं पहले, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। लेबर होमोजीनियस है, ये मान के चलो कि यहाँ के जो कंट्री का जो लेबर है, सब लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम है। तो आप लिखना है कि लेबर आर होमोजीनियस। ओके, लेबर आर होमोजीनियस। परफेक्ट कंपटीशन आप लिख लीजिए, देयर इज ए परफेक्ट कंपटीशन। और जहां पर परफेक्ट कंपटीशन मानते हैं वहां पर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो लिख लीजिए एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, लिखेंगे नो चेंज टेक्नोलॉजी, नो चेंज टेक्नोलॉजी। आप लोगों को पता है कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, फिर भी नो चेंज टेक्नोलॉजी। और लिखिए फैक्टर आर फुली मोबिलाइज्ड, मतलब लेबर विद इन कंट्री मोबिलाइज्ड है, बट लेबर दूसरी कंट्री में मोबिलाइज नहीं है। मतलब एक कंट्री विद इन कंट्री में तो लेबर मूव करती है, लेकिन अदर कंट्री में लेबर मूव नहीं जा सकती थी, यानी कि लिमिटेशन है यहाँ पर। बट लेबर मोबिलाइज कर रही वन कंट्री टू अदर कंट्री। इतना आपको समझ में आ गया। और बताता हूँ, एजम्पशंस ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8वीं है, और 8वीं है आपकी कि लेबर फुली मोबिलाइज्ड है लेकिन विद इन कंट्री, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, बता दिया। इसके अलावा 2 एजम्पशंस और है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, वो कहता है कि अगर एक लेबर बढ़ाएंगे तो उतनी ही उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी कि एक लेबर की प्रोडक्टिविटी उसके बेस के बराबर है, और जो बेस है वो प्राइस के बराबर है। यानी कि क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन माना है। तो मैं थोड़ा सा मिटाते हुए लिखता जाता हूं कि उम्मीद करता हूं नोट करते जा रहे हैं आप लोग। आपको लिखना है कि जो वेजेस है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर के इक्वल होता है, ये भी आपको पता है। और हमने ये माना है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, मतलब जिस रेशो में लेबर बढ़ाई जाएगी उसी रेशो में प्रोडक्शन बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको एजम्पशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे एजम्पशंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम पहले एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम कास्ट को कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नोट कराते हैं आपको। मैं मिटा रहा हूं, प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। ओके, देखिए हमने 2 नेशंस लिया। हमने क्या किया? 2 नेशंस लिया है, 2 गुड्स लिया है। लेबर होमोजीनियस है, बी मोबिलाइज्ड कैसे होते हैं? बी मोबिलाइज्ड मीन्स कि लेबर यहां से वहां जाएगी, मतलब हमारी कंट्री से लेबर दूसरी कंट्री में नहीं जा सकती, लेकिन हमारी कंट्री में लेबर बिहार से यूपी आ सकती है, यूपी से दिल्ली आ सकती है,
लेबर मोबिलाइज है विद इन कंट्री, लेकिन लेबर जो है अदर कंट्री मोबिलाइज नहीं है। इसका आंसर आपके लिए ये था। अभी हम आपको बताते हैं इस थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो साथ के साथ आप लिखते जाना, मैं आपको समझाते जाता हूँ। देखिए बेटा, आपको लिखना है, ध्यान समझिए। आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग गुड्स कह सकते हैं। आप लिखेंगे यहां पर कंट्री, कंट्री, दूसरे कॉलम लिखेंगे 1 यूनिट ऑफ वाइन, ठीक है। सेकंड में लिखेंगे 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ। मेरा यहां पर सेंस बताने का यह है कि कंट्री है, हमने कंट्री क्या लिया हुआ है, मैं भूल गया कौन सी कंट्री लिया था। यहां पर हम इंडिया लेते हैं और यहां पर हम इंग्लैंड लेते हैं। तो हमारे पास 2 कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, देयर इज 2 कंट्री। और हमने बोला कि कंट्री ए वाइन बनाती है और क्लॉथ भी बना रही है। इंग्लैंड एंड इंडिया, व्हाट एवर यू कैन चूज, आपकी इच्छा है, कोई भी कंट्री रख लेना। हमने बोला कि यहां पर रखते हैं, इसको आप एक्स गुड्स मान लीजिए और इसको आप वाई गुड्स मान लीजिए। तो हमारा सेंस यहां पर है कि इंडिया, इंडिया को मान के चलो वाइन बनाने की जो कॉस्ट है वो 10 लेबर लगती है। हम लेबर में बात कर रहे हैं, 10 लेबर। और इंडिया को अगर क्लॉथ बनाता है तो उसको 40 लेबर लग रहा है। अच्छा, अब बताएंगे जो इंग्लैंड है, अगर वो वाइन प्रोड्यूस करता है तो एज्यूम किया है उसे 80 लग रहा है लेबर पर, मतलब 80 आवर्स लग रहा है लेबर को, और इंग्लैंड को 50 आवर्स लग रहा है। अब मेरा सेंस यहां पर आपको यह बताना है कि आप नीचे लिखेंगे टोटल लेबर, टोटल लेबर लिखेंगे आप, यहां पे 50 आ जाएगा और यहां पे 130 हो गया। इस क्लियर? अब आपको बताना क्या है यहां पर, आपको यह बताना है, ध्यान से समझने वाली बात है बेटा। मैं यहां पर यह कह रहा था, कल तक आपको क्या पढ़ाया था कि एक कंट्री उस चीज का प्रोड्यूस करेगी जो उसे चीप पड़ता है, और उस चीज को एक्सपोर्ट करेगी जो उसे चीप पड़ता है, और उस चीज को इंपोर्ट करेगी जो उसे कॉस्टली पड़ता है। तो आप कहेंगे कि सर इंडिया को तो दोनों सस्ता पड़ रहा बनाने में, इंडिया को वाइन भी सस्ता पड़ रहा है इंग्लैंड की अपेक्षा, और इंग्लैंड को मतलब और क्लॉथ भी सस्ता बना रहा है, तो इंडिया दोनों क्यों नहीं बनाएगा? और हमें इंग्लैंड को तो दोनों ही महंगा पड़ रहा है, दोनों ही कॉस्टली है। तो इस केस में कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज निकालना पड़ेगा आपको। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि चीप क्या पड़ेगा, सस्ता कौन पड़ेगा। यही चीज है, डिफरेंस है एडम स्मिथ की थ्योरी में और रिकार्डो की थ्योरी में डिफरेंस है। रिकार्डो कहता है कि एक कंट्री दोनों चीज बना सकती है, ठीक, और एडम स्मिथ बोलता था कि एक कंट्री सिर्फ एक चीज चीप बना सकती है, एक कॉस्टली बना सकती है। लेकिन अगर रिकार्डो ने कहा कि अगर एक कंट्री भैया अगर दोनों चीज चीप बना सकती है तो क्या होगा,
तो किस केस में प्रोडक्शन होगा, तो कौन क्या बढ़ाएगा, ये आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। अब इस चीज को स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो हम आपको निकालते हैं कि बताते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो चलिए, अच्छा एक चीज और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देना है कि 2 कंट्री है, जो आपको एजम्पशंस बनाया वो एजम्पशन यहाँ पर बतानी है कि 2 कंट्री है, इंडिया और इंग्लैंड, 2 गुड्स है, XY, लेबर्स गिवन है, होमोजीनियस लेबर है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं, यानी कि सारी एजम्पशंस आप बता देना। सारी एजम्पशंस एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो आप लिखिए बेटा, यहां लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब देखो इंडिया, फिर लिख दिया, आप लिखिए इंडिया, इंडिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन, और लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। 2 चीज है। आप बोलोगे कैसे निकालेंगे सर, निकालने का तरीका आप बताइए, तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर लेंगे आप इंडिया, यहां पर लेंगे इंग्लैंड, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना आपको आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि बेस्ट अल्टरनेट क्या है, क्या गिव अप करते हैं, क्या गेन करते हैं। तो जो गिव अप करते हैं वो क्या होता है, ऊपर लिखते हैं, जो गेन करते हैं नीचे लिखते हैं। तो अगर आपको निकालना पड़े आप इंडिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो क्या निकालेंगे 10/40, और इसकी निकालेंगे वाइन की 40/10। तो क्या निकलेगा, इंडिया NDIA, इंडिया का कितना आया बेटा, बोलो भाई, 1/4, 1/4 इक्वल टू कितना आएगा, 0.25 समथिंग, 4×5 = 25 होगा, ठीक है। और इंग्लैंड इसका कितना आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आ गया। ऐसे आप इंग्लैंड का निकालिए। तो जब हम इंग्लैंड का निकालेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो 80/50, 80/50, एंड इसमें निकालेंगे 50/80। तो टोटल कितना बनेगा, ये बनेगा 8/5, और इसमें बनेगा 5/8। क्लियर। अब देखिए, मैं आपसे ये पूछूं कि आप कौन सी चीज को बनाना पसंद करेंगे। तो इंग्लैंड, देखो आपको क्या करना है, इंडिया और इंग्लैंड में वाइन देखो सस्ता कौन बना पा रहा है, जो चीप बना रहा है। वाइन को चीप कौन बनेगा, क्योंकि इसकी 0.25 है और 8/5 है। तो यानी कि 1/4 इज लेस देन 1/8। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन, वाइन कौन बनाएगा, इंडिया, इंग्लैंड, क्लॉथ, यस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन कौन बनाएगा, वाइन के लिए लिखेंगे आप कि 1/4 से ग्रेटर देन 8/5, यानी कि इंडिया क्या बनाएगा, इंडिया को सस्ता क्या बनाना पड़ रहा है, वाइन को। तो यानी कि इंडिया क्या बनाएगा, वाइन को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
इंडिया की इंग्लैंड की अपेक्षा कम है, क्योंकि इंग्लैंड अगर वाइन को बनाता है, हाँ समझना, इंग्लैंड अगर वाइन को बनाता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.25 इंडिया की है और इंग्लैंड की है 8.5। तो 0.25 इज लेस देन 8/5। इसको बनाएंगे तो 5 के लिए 5 कुछ आएगा, तो यानी कि हम बोलेंगे कि 8/5 इज ग्रेटर देन 1/4। तो इसके अकॉर्डिंग वाइन का प्रोडक्शन कौन करेगा? इंडिया करेगा। वाइन का प्रोडक्शन इंडिया करेगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ की देखेंगे तो 8/5 इज लेस देन 4। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, जब क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप निकालेंगे तो मिलेगा आपको 5/8 इज लेस देन 4। तो यानी कि क्या डिसाइड हुआ कि डिसाइड ये हुआ कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड किसका प्रोडक्शन करेगा? इंग्लैंड प्रोडक्शन करेगा क्लॉथ का और इंडिया प्रोडक्शन करेगा वाइन का। और ये कैसे आपने फाइंड किया? इसके लिए हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला और फिर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर किया कि वाइन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों में सस्ता किसको है और क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों में से चीप किसका है। इस चीज की बात करते हैं, ठीक है? तो दोनों का चीप की बात करेंगे तो ये चीप है इसको और इसके लिए ये चीप है। तो यानी कि इंडिया क्या बनाएगा फाइनली? वाइन को, और इंग्लैंड फाइनली क्या बनाएगा? क्लॉथ को। ये क्लियर हुआ? अब हम आपको बताते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, आई होप कि आपने साथ साथ नोट कर रहे हैं। मिटा दूं? ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। ओके, देखिए अब आपको यह सिखाना है कि हमने फाइनल कर लिया कि वाइन कौन बनाएगा और इंग्लैंड कौन बनाएगा। इंडिया और इंग्लैंड में कौन डिसाइड किया। अब देखिए, आपसे अगर मैं पूछूं तो दो चीज आपको बताना है। यहां पर प्रोडक्शन कितना हो रहा, आप लिखेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में देखिए वाइन का प्रोडक्शन कितना हो रहा था, वाइन और क्लॉथ का। यहां पर लिखो बिफोर ट्रेड, बिफोर ट्रेड, और फिर लिखना है आपको आफ्टर ट्रेड, आफ्टर ट्रेड। आप मुझे बताएगा कोई? यस सर, आप मुझे कोई बताएगा कि टोटल वाइन का प्रोडक्शन कितना यूनिट हो रहा है? जब हम व्यापार नहीं कर रहे थे, जब इंडिविजुअली प्रोडक्शन हो रहा था, तो 1 यूनिट का प्रोडक्शन यहां हो रहा है और 1 ही यूनिट का प्रोडक्शन इंग्लैंड में हो रहा है। यानी कि 1 यूनिट इंग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, 1 यूनिट वाइन का, 1 यूनिट इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, 1 यूनिट इंग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि वाइन का टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 2 वाइन कितना बढ़ रहा था? ओनली 2 क्वांटिटी। और क्लॉथ कितना बढ़ रहा था? ओनली 2 क्वांटिटी। क्योंकि इंग्लैंड 1 यूनिट एंड 1 यूनिट और इंडिया 1 यूनिट, तो टोटल जो वाइन था ओनली 2 यूनिट का प्रोडक्शन था बिफोर ट्रेड, और इंग्लैंड का भी ओनली 2 यूनिट था बिफोर ट्रेड। क्लियर? अब मैं बताता हूं ऐसे क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना था। क्लॉथ का भी प्रोडक्शन था कितना बिफोर ट्रेड? 2 यूनिट, और आफ्टर ट्रेड, तो आफ्टर ट्रेड तो है ही नहीं। तो यानी कि अभी हम कहना चाहते हैं कि वाइन का 2 यूनिट
और क्लॉथ का 2 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था। यानी कि पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन 2 यूनिट का था, 1 यूनिट इंग्लैंड, 1 यूनिट इंडिया। अब आपको करना क्या है, आप मुझे ये बताइए कि अगर इंडिया क्लॉथ को नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसको वाइन बनाना है। तो इस 40 लेबर को कहां लगाएगा? वाइन बनाने में लगाएगा। तो एक वाइन बनाने की कॉस्ट कितनी है? 10 लेबर। 40 लेबर यहां और लगा देगा तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? क्योंकि उसके पास कितना लेबर है? 50 लेबर है। यानी कि अब 50 को क्या करेंगे, एक लेबर की कॉस्ट कितनी, एक वाइन की कॉस्ट कितनी आ रही? 10। यस, अगर 10 से डिवाइड करें तो टोटल 5। ठीक है, तो अभी क्या प्रोडक्शन कितना हुआ? यस, आफ्टर ट्रेड जब डिसाइड हो गया कि कौन क्या बनाएगा तो कितना हो गया? प्रोडक्शन हो गया 5 का, 5 यूनिट का। ओके, एंड ऐसे इंग्लैंड का देखिए। अब आपको इंग्लैंड क्या बनाएगा? इंग्लैंड ये चीज नहीं प्रोड्यूस करेगा। इंग्लैंड क्या बना रहा है? इंग्लैंड क्लॉथ को बनाएगा। तो यानी कि 130 को या 2.6, यस यस 2.6 इज डिवाइड बाय 50, देन 2.6 कितना आएगा? सो आई थिंक 2.6 या 2.7 अप्रोक्सीमेट, तो 2.7 कर सकते हैं, आइदर वी कैन राइट 2.6। ओके, अब आपको बताता हूं कि ट्रेड कैसे करते हैं। अगर हम मान के चलो एक के बदले एक, एक के बदले एक, यानी कि रेशो है ट्रेड का कि वाइन क्लॉथ का कि 1:1, यानी कि एक के बदले एक। आप मुझे एक बोतल वाइन दीजिए तो मैं आपको 1 मीटर क्लॉथ दूंगा। तो दोनों कंट्री का फायदा कैसे होगा अब बताइए। देखिए, ध्यान समझना, इंडिया लिखो पहले। इंडिया, इंडिया के पास वाइन कितना था, क्लॉथ कितना था। तो इंडिया पहले एक वाइन बनाता था और एक क्लॉथ बनाता था, लेकिन अब इंडिया कितना वाइन बना रहा है? 4 यूनिट और ज्यादा बना रहा है। 4 यूनिट बना रहा है वो, लेकिन उसको जरूरत कितने की है? 1 यूनिट की। तो 4 यूनिट, यस एब्सोल्युटली, 4 को एक्सपोर्ट करेगा तो कितना मिलेगा इसको? यानी कि खुद से बनाता, खुद से अगर इंडिया खुद से प्रोडक्शन करता क्लॉथ का तो कितने मीटर बनाता? सिर्फ 3 मीटर। सिर्फ कितना बना पाता? 1 बना पाता। अब इसको कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। यानी कि खुद से प्रोड्यूस करता तो सिर्फ 1 यूनिट बना पाता, लेकिन अभी वो 4 यूनिट रिसीव कर रहा है, क्योंकि 4 के बदले इसके 4 आ गया। तो आप देखेंगे कि इंडिया का फायदा कितना हुआ? 4 यूनिट का फायदा हुआ वाइन का, सॉरी क्लॉथ का। अगर खुद से कपड़ा बनाता तो सिर्फ 1 ही मीटर बना पाता, लेकिन अभी इसके पास 4 मीटर कपड़ा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इस लेबर को यहां लगा दिया और इस लेबर को लगा करके प्रोडक्शन 5 का किया। उसका रिक्वायरमेंट 1 की थी, 4 उसने एक्सपोर्ट किया, उसके बदले उसको वहां से क्लॉथ मिल गया। ऐसे ही हम इंग्लैंड के केस में कर सकते हैं। इंग्लैंड को भी यही हुआ कि पहले वो उसके पास सिर्फ 1 वाइन थी और 1 क्लॉथ था, लेकिन अभी क्या करेगा? उसको कितना चाहिए वाइन, उसको क्लॉथ कितना चाहिए? वॉल्यूम 1 मीटर चाहिए। कितना एक्सपोर्ट करेगा? 1.6 का एक्सपोर्ट करेगा। और जब 1.6 का एक्सपोर्ट करेगा, ध्यान समझना, 1.6 को अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसको कितना मिलेगा?
उसको कितनी वाइन मिलेगी, 1.6 एक्स्ट्रा मिलेगी। खुद से बनाता 1.6 यूनिट एक्सपोर्ट करेगा, यस, लेकिन उसका फायदा कितना हुआ, 0.6 का, क्योंकि खुद से बनाता तो सिर्फ एक बोतल दारू बना पाता, एक बोतल वाइन बना पाता। लेकिन अभी क्या है, अभी उसने 0.6 का बेनिफिट ले लिया। मतलब अगर हम 1:1 लिए हैं या और भी कोई रेशो हो सकता था, हमने एग्जांपल ऐसा लिया कि 0.6 निकल रहा है, लेकिन दोनों का फायदा हुआ। तो कंपेटिव रूप से आपने क्या लर्न किया इसमें, कि आपने ये लर्न किया कि इकोनॉमी में अगर दो कंट्री हैं तो दोनों जो चीप पड़ता है वो बनाएं, साथ के साथ ये देखें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसमें कम है उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा, और उस चीज़ को इंपोर्ट करेगा जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, उसको वो इंपोर्ट करेगा। ये कंक्लूजन निकलता है आपका कंपेटिटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का। क्लियर? ओके। अब बात आती है कि हर थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट होते हैं। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर क्रिटिसिज्म, आपको ये बताना है कि होमोजेनियस लेबर नहीं होती, होमोजेनियस लेबर नहीं होती है। ट्रेड समझाना था, ट्रेड का मतलब ओके लेटर डिस्कस कर लेंगे। यहां पर है कि लेबर होमोजेनियस नहीं होती, पहले जब सुन, गवर्नमेंट एब्सेंस नहीं है, ऐसा नहीं है विदाउट गवर्नमेंट कोई कंट्री रन नहीं कर रही है। परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी सिचुएशन है, इसको आप बता देना। नेक्स्ट है कि इसमें फैक्टर मोबिलाइजेशन की बात करता है, लेकिन आज की डेट में एक कंट्री से दूसरी कंट्री फैक्टर मोबिलाइज हो रहा है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड करना इतना इजी नहीं है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट मानता है, जबकि टेक्नोलॉजी कभी कांस्टेंट होती नहीं है, ये बता देना। यानी कि कुल मिलाकर जो एजम्पशंस है उसको आप क्रिटिसिज्म में डाल देना, तो आपका चैप्टर क्लोज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, कंपेटिटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हैवर्ड थ्योरी। तब तक के लिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ठीक है? थैंक यू। कोई क्वारी हो तो यू कैन आस्क मी, ओके।